ये लड़ाई जो है वो किससे लड़ी गई थी? ध्यान से देखें आप। मशीन गनों में, टैंकों से, हवाई जहाज़ से, रासायनिक हथियारों से। सिपाहियों की जो है असंख्य रूप में क्या की गई थी? भर्ती की गई थी। विशाल जलपोतों का इस्तेमाल किया गया। रेलगाड़ियों में भरकर युद्धों को मोर्चे के ऊपर जो है ले जाया जाता था। और इतनी ज़्यादा जो है विभीषिका रची गई। देखिए, युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा घायल हुए। और ऐसी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। और जो मृतक लोग थे उसके अंदर ज़्यादा लोग क्या थे? कामकाजी थे। अब जब कामकाजी लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो बाद में जब उद्योगों को चलाया जाएगा तो वहाँ पर मजदूरों की क्या आ जाएगी? कमी। ये देखिए, कामकाज के लायक लोगों की यूरोप में संख्या क्या हो गई? कम हो गई। और परिवार के सदस्य क्या हो गए? घट गए। उससे आय भी क्या हो गई? कम हो गई। उद्योगों के अंदर उत्पादन किसका हो रहा था उस टाइम में? युद्ध की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए। अन्य जो सामान था वो बनना उद्योगों में क्या हो गया था? बंद हो गया था। और इसका बहुत बुरा असर किसके ऊपर पड़ा था? उद्योगों पर पड़ा था। और इस कारण जो है उद्योगों में काम करने के लिए महिलाओं को पहली बार घर से क्या आना पड़ा? बाहर। नहीं तो पहले क्या करते थे? केवल मर्द ही क्या करते थे? काम करते थे। और जब देश थे उनके बीच जो आर्थिक जो ताकतें थी उसके भी संबंध क्या हो गए? टूट गए। क्योंकि सभी देश एक दूसरे से बदला लेना चाहते थे। और यहाँ पर युद्ध से जो ब्रिटेन ने कहाँ से कर्जा लिया था? अमेरिकी बैंकों से। और अमेरिका जो है पहली बार जो है कर्जदार की बजाय क्या बन गया? कर्जदाता बन गया। ये देखिए। और नागरिक संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरों देशों की सरकारों नागरिक स्वामित्व के नियंत्रण से क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा हो गई थी। अमेरिका को सबसे ज़्यादा इसका क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है युद्धोत्तर सुधार। कि युद्ध के बाद जो है किस प्रकार के सुधार जो है किए गए। तो बहुत मुश्किल था। ये देखिए, इस लाइन से स्पष्ट हो रहा है कि जो आर्थिक स्थिति उसको पटरी पर लाने का रास्ता बहुत क्या था? मुश्किल था। और ब्रिटेन जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन युद्ध लंबा चल जाने के कारण ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था। उसमें भारत और जापान के उद्योग क्या हो गए? विकसित हो गए। और भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्व की स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए क्या हो गया था? मुश्किल हो गया। युद्ध के अंदर जो खर्च हुआ था उससे अमेरिका से कर्ज लिया था, तो अब ब्रिटेन भारी कर्ज में क्या हो गया था? दब चुका था। तो इससे बहुत बड़ी समस्या आ गई थी किसके सामने? अंग्रेज़ों के सामने। ये देखिए, वो कह रहा था क्योंकि उसकी मांग जो था, उत्पादन था, रोजगार था, उसके अंदर भारी क्या हो गया? इजाफा हुआ। और युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांति होने लगी और उत्पादन क्या हो गया? गिरने लगा। बेरोजगारी क्या हो गई? बढ़ गई। और ब्रिटेन का जो है 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटेन मजदूर के पास क्या नहीं था? काम नहीं था। सारी अर्थव्यवस्थाएं कृषि आधारित थी जो संकट में थी। इन सभी से क्या है? निजात पाना था। ये क्या बता रहा है? देखिए, गेहूं उत्पादकों की हालत पर विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बहुत बड़ा क्या था? केंद्र था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? ये उत्पादन केंद्र कहाँ चला गया? कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो गेहूं की जो पैदावार थी वो अचानक क्या हो गई? बढ़ गई। और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और वैश्विक बाजारों में गेहूं की अति के हालात क्या हो गए? पैदा हो गए। और ग्रामीण आय क्या हुई? कम हुई। और किसानों किस में फंस गए? कर्ज में फंस गए। अब उनको कैसे राहत मिले इससे? उसके लिए क्या है? बड़े पैमाने पर उत्पादन और क्या किया गया? उपभोग किया गया। युद्ध खत्म होने के बाद ये देखिए अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुंचा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंच रहा था? अमेरिका को पहुंच रहा था। और उसके लिए अमेरिका के अंदर आप ये देखिए मास प्रोडक्शन शुरू हो गया। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है वृहत स्तर के ऊपर क्या होना? उत्पादन। और ये उत्पादन किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने। ये एक बार शिकागो के अंदर एक बुच्चड़ खाना जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है, वहाँ पर असेंबली लाइन थी। पशु को उस लाइन के ऊपर छोड़ दिया जाता था और जिस व्यक्ति को जितना भाग चाहिए उतना ही मांस का टुकड़ा के अंदर वो पशु अपने आप ही क्या कर जाते थे? कट जाते थे। और जो लाइन में लगे हुए लोग थे उनके पास उनका मांस क्या है? पहुंच जाता था। ये देखिए, बुचड़ खाने में मरे हुए जानवर को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने अपने हिस्से का मांस उठाकर क्या हो जाते थे? निकल जाते थे। हेनरी फोर्ड ने देखा कि अगर मैं इसी प्रकार की असेंबलिंग लाइन मेरे उद्योग धंधे में लगा दूं तो मैं कार का उत्पादन क्या कर सकता हूं? बढ़ा सकता हूं। ये देखिए, असेंबली लाइन पर मजदूर एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को लगाते हैं, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार भी तय होती थी। कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है और इसकी गति बढ़ाकर मजदूर को भी जो है तेज़ गति से काम क्या है? करवाया जा सकता था। उसका नतीजा ये हुआ देखिए कि असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार क्या होने लगी? तैयार होने लगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहाँ।
और ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, टी मॉडल नामक कार का पहली बार जो है उत्पादन वृहत स्तर पर किया गया। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि वृहत उत्पादन पद्धति से बनी हुई पहली कार कौन सी थी, तो टी मॉडल थी। और जब मजदूरों असेंबली लाइन के ऊपर थकान बड़ी होती थी, क्योंकि मजदूर वहाँ पर पलक झपकने का भी जो है आराम नहीं कर सकते थे, इसके लिए बहुत से मजदूर जो है काम छोड़कर जो है भागने लगे। तो फोर्ड ने क्या किया, $5 प्रतिदिन उनका जो है किराया क्या कर दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि मजदूरी बढ़ा दी। और अपनी इस मुनाफे को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, असेंबली लाइन की रफ्तार को बार बार क्या करता था, बढ़ाने लगा, ताकि जो है लागत क्या हो, कम हो। ये देखिए आप, फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में क्या किया जाने लगा, अपनाया जाने लगा। लोग उसकी क्या करने लगे, नकल करने लगे कि हम बहुत तेज़ गति से क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। ये देखिए, वृहत उत्पादन ने इंजीनियरिंग आधारित उद्योगों की लागत में क्या ला दी, कमी, और बेहतर वेतन के चलते मजदूर भी कार जैसी उपभोक्ता वस्तुएं क्या कर सकते थे, अब खरीद सकते थे। फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, रेडियो, ग्रामोफोन आदि भी क्या है, खरीदने लगे। और ये सब चीज़ें क्या थी, हायर परचेज। हायर का मतलब होता है उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ें। कई बार आ जाता है ये पर्सन, हायर परचेज वस्तुएं कौन कौन सी थी। और ये जो वस्तुएं हैं वो मासिक या साप्ताहिक कीमत पर भी क्या है, खरीदी जा सकती थी। ये सारा किसकी वजह से हो रहा था, उद्योगों के वृहत उत्पादन की वजह से। और 1920 के निर्माण में आवास के क्षेत्र में भी अमेरिका में बहुत संपन्नता का क्या हो गया, आधार पैदा हो गया। और बढ़ते हुए उपभोग के लिए ज़्यादा निवेश की क्या थी, ज़रूरत, और इससे नए रोजगार और आमदनी भी क्या हो गई, बढ़ गई। और 1930-23 तक आते आते आप ये देखिए, विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा अमेरिका। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति में जहां अमेरिका जो है तहस नहस हो गया था अपनी वृहत उत्पादन प्रणाली की वजह से, उसने जो है इतना पैसा कमाया कि उसने पूंजी का निर्यात दोबारा करना शुरू कर दिया और दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश क्या हो गया, बन गया। और 6 साल में विश्व व्यापार और आय वृद्धि दर में काफ़ी क्या कर लिया, सुधार कर लिया। लेकिन इसके फ़ौरन बाद ये देखिए पॉइंट 3-4, यानी कि महामंदी, ये ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया और पूरे विश्व के अंदर एक बहुत ही भयंकर क्या आई, मंदी 1929 में। कई बार आ जाता है ये आर्थिक महामंदी कब आई, 1929 में। दुनिया भर के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक जो है गिरावट क्या हो गई, दर्ज हुई। और इसका जो असर था ना, हर देश में हर जैसा नहीं था। अब रूस इससे अछूता था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है ये चीज़, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रूस जो है इस महामंदी से क्या है, बिल्कुल अछूता रहा। अमेरिका इसके अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोर आई। देखो पहला कारण क्या था, ये कि वैश्विक जो महामंदी जो हम पहले देख चुके हैं, युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी, उसका पहला कारण था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। हर आदमी चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, उत्पादन। इस वजह से क्या हो रहा था, दूसरा, कृषि जो उत्पाद थे उनकी कीमत क्या हो रही थी, गिर रही थी। और जब तीसरा क्या आ गया, जब कीमतें गिरेंगी तो आमदनी किसानों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो पहले जैसा ज़्यादा माल पैदा करके अपनी आय को भी क्या नहीं कर सकते थे, बनाए नहीं रख सकते थे। इससे क्या हुआ, जो बाजार था उसमें कृषि उत्पादों की आमद क्या हो गई, बढ़ गई। और ख़रीदारी नहीं होने के अभाव में कृषि की उपज क्या हो गई, फिर सड़ने लगी। दूसरा कारण इसने क्या बताया है कि अमेरिका से कर्ज लेकर निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना क्या था, आसान। अब संकट के समय में अमेरिका ने क्या कर दिया, कर्ज देना बंद कर दिया। देखिए अमेरिका का कर्जा $1 अरब था और साल भर के भीतर कर्जा घटकर कितना रह गया, 1/4। और अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने क्या आ गया, गहरा संकट आ गया। अब अमेरिका उनको कर्ज देने को तैयार नहीं था। इससे क्या हुआ, देखो ये अमेरिकी जो पूंजी थी उसके लौट जाने से पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा क्या हुआ, असर पड़ा। यूरोप के बहुत से बैंक क्या हो गए, धराशायी हो गए, क्योंकि लोगों ने बैंकों से पैसा क्या कर लिया, निकाल लिया। ये देखिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, एक ही झटके में बिल्ट इन पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में कृषि और कच्चे माल की कीमतें तेजी से क्या होगी, लुढ़कने लगी। आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा तक शुल्क वसूलने लगे और विश्व व्यापार की क्या होगी, कमर टूट गई। और हर तरफ जो है मंदी का क्या था, दौर था। और इसी मंदी के दौर में अब किसान क्या हो रहे थे, अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार क्या हो गए, तबाह हो गए, कारोबार क्या हो गए, ठप हो गए, आमदनी में क्या आई, गिरावट आई। और अमेरिका में बहुत सारे परिवार कर्ज चुका पाने में क्या हो गए, नाकाम हो गए।
उनके मकान, उनकी कार और उनकी सारी ज़रूरी चीज़ें क्या होगी, बैंकों ने कुर्क कर ली। और जो अमेरिका के अंदर जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिख रही थी वो रातों रात ही क्या होगी, काफूर हो गई। बेरोजगारी क्या है, बढ़ गई। ये सारे के सारे 1929 की आर्थिक जो मंदी थे उसके क्या हैं, प्रभाव हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ध्यान से आप इसको देखेंगे। अमेरिकी जो बैंकिंग व्यवस्था है वो भी क्या होगी, धराशायी हो गई। निवेश में लाभ नहीं पाने के कारण जो है कर्ज वसूल करना और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी लौटा पाना के कारण हजारों बैंक क्या हो गए, दिवालिया हो गए। 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो गए और तकरीबन 1,10,000 कंपनियां क्या हो गई थी, चौपट हो गई थी। ये इस आर्थिक महामंदी का क्या था, प्रभाव था। अब उस आर्थिक महामंदी का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानेंगे हम। अब जब पूरा विश्व आर्थिक महामंदी में था तो भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता था। और ये चीज़ हमें बताती है कि उस टाइम भी जो है भूमंडलीकरण की व्यवस्था क्या है, चल रही थी। ये देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था एकीकृत हो चुकी थी और दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाला संकट की कंपाहट बाकी हिस्सों तक भी क्या हो जाती थी, पहुंच जाती थी। दुनिया भर के जो लोग थे उनकी ज़िंदगी, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके समाज क्या होते थे, प्रभावित होते थे। आप ये देखिए, 1928 से लेकर 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर कितना रह गया, आधा रह गया। 1928-34 के बीच गेहूं की कीमत कितनी गिर गई, 50% तक गिर गई। इसके साथ और क्या हुआ, शहरी निवासियों के मुकाबले काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। कृषि उत्पाद की कीमत तेज़ी से गिरी और सरकार ने लगान वसूली की छूट देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बंगाल में जूट के उत्पादकों को देखिए, कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे जो पटसन की कीमत थी वो 60% से ज़्यादा गिर गई। अब किसानों ने जो कर्जा लेकर के फसल उगा रखी थी, उनकी उपज का जब सही मोल नहीं होगा तो दिनों दिन जो है वो किस में डूबते चले गए, कर्ज में डूबते चले गए। और भारतीय जो किसान था उसकी कमर क्या हो गई, टूट गई। ये देखिए आप, काश्तकार पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए। खर्च पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत भी खत्म हो गई। ज़मीन किसके पास पड़ी थी, सूदखोरों के पास पड़ी थी। गहने जेवर उनके बिक चुके थे, कीमती धातुएं उनके हाथ से निकल गई थी। तो अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई थी उसका भारत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्या पड़ा, असर पड़ा। ये देखिए, यह मंदी भारतीय शहरी के लिए दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरने के बावजूद शहरों में रहने वाले लोगों की हालात ठीक रही। क्यों, क्योंकि उनके पास निश्चित आय थी, या फिर जमींदारों का बंदा बधाया उनको क्या मिल जाता था, भाड़ा मिल जाता था। वेतन भोगी मजदूर थे, महीने को उनको क्या मिल जाता था, वेतन मिल जाता था। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो किसका हो रहा था, किसानों का हो रहा था। और इसके लिए जो है विश्व की अर्थव्यवस्था का अब क्या होना था, पुनर्निर्माण। जो युद्धोत्तर जो काल था उसके बाद जो है किस प्रकार जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। ये फिर प्रश्न दोबारा आपके पास आ रहे। देखो, धुरी शक्तियाँ कौन सी थी, जर्मनी, जापान और इटली। और दूसरा खेमा कौन सा था, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। 6 साल तक ये युद्ध चला जो ज़मीन के ऊपर, हवा में और पानी में असंख्य मोर्चों पर क्या है, लड़ा गया। और ये जो युद्ध था, इस युद्ध ने जो है तबाही की सारी हदें जो है क्या कर दी, पार कर दिए। देखिए, 6 करोड़ लोग इसमें मारे गए और वैश्विक जनसंख्या का 3% करोड़ लोग क्या हो गए, घायल हो गए थे। युद्धों के ऊपर मोर्चे में मरने वालों की संख्या क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। एशिया के विशाल भूभाग क्या हो गए, तबाह हो गए। हवाई बमबारी से मिट्टी में मिल गए पता नहीं कितने ही बहुत व्यवस्थित नगर। और इस युद्धोत्तर काल के अंदर जो है 2 बड़े प्रभावों के साए में अमेरिका जो आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था, दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्व शक्ति के रूप में क्या आया, सामने आया। सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियाँ दी। जिसमें पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही, उसमें सोवियत संघ के लोग अपने देश को एक पिछड़े हर खेती हर देश की जगह एक वैश्विक जो है शक्ति की हैसियत में ला करके खड़ा कर दिया। और ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि आर्थिक महामंदी का असर किसके ऊपर नहीं पड़ा था, रूस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। और इसी कारण जो है ब्रेटन वुड्स एक वो जगह थी जहाँ पर जो है यूरोपीय लोग, यूरोपीय देशों के मुख्य जो नेता थे वो क्या हुए, इकट्ठे हुए और इस अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बचाया जाए उसके लिए उन लोगों ने जो है वहाँ पर चर्चाएं की। और उसी चर्चा के तहत जो है क्या क्या बातें हो रही थी उनकी, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। ये देखिए कि बाजार जो है पूर्ण गारंटी नहीं दे सकता, कीमत है, उपज है, रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, दखल देना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कोई नियम और कानून बनाए जाएं जिससे मजदूरों का भी शोषण ना हो और वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसको आर्थिक महामंदी से भी क्या किया जाए, बचाया जाए।
उसके लिए आप देखिए इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन की क्या बनी, सहमति बनी। और यहाँ पर दो मतलब संस्थाएं अस्तित्व में आती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। इसका काम क्या था कि युद्धोत्तर के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम किया जाए। और दूसरा क्या था, पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे बाद में किसका नाम दिया गया, विश्व बैंक। और आईएफएम को ब्रेटन वुड्स की क्या बोला गया था, ट्विन संस्थान। ठीक है, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा बहनें। तो दो ऐसी संस्थाएं जो है अस्तित्व में यहाँ पर आ रही थी। बहुत बार आ जाता है ये प्रश्न कि जो है विश्व बैंक और आईएमएफ को जो है ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थान क्यों कहा जाता है। तो हम वहाँ बताएंगे ये चीज़ें कि 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के अंदर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान के ऊपर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के में शामिल बहुत से राष्ट्रों ने वहाँ पर एक मीटिंग की। और उस मीटिंग का उद्देश्य था कि जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ है उससे भयंकर तबाही मची है, उसको कैसे जो है रिकवर किया जाए। जिन देशों को बहुत सख्त ज़रूरत है कर्ज की, वो कर्ज कैसे चुकाया जाए। तो उसके लिए दो चीज़ों का जो है इस्तेमाल हुआ। एक तो विश्व बैंक बनाया गया और दूसरा क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड IMF। और इन्होंने जो औपचारिक रूप से दोनों ने, विश्व बैंक और IMF ने 1947 में, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है कि औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया इन दोनों संस्थानों ने, 1947 में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, कि युद्धोत्तर के बाद जो है जो पहले वर्ष थे। तो ब्रेटन वुड्स ने जो है जापान में व्यापार और आय वृद्धि के लिए अप्रीतम युग का जो है सूत्रपात किया। और 1950 से 70 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी क्या रही, ज़्यादा रही। और वैश्विक आय लगभग कितने प्रतिशत होगी, 5। इस वृद्धि दर से क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। बेरोजगारी भी जो है औसतन 5% से क्या रह रही थी, कम। तकनीक और उद्यम का विश्व स्तर पर क्या हो रहा था, प्रसार हो रहा था। और विकासशील जो देश है वो विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ क्या कर रहे थे, प्रयत्न। उसमें भारत का नाम भी आता है। जो विकसित राष्ट्र थे, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, उनकी श्रेणी के अंदर जाने के लिए। अब यहाँ पर औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो देश थे, जैसे भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए जो है प्रयत्न किया। और भारत 1947 में क्या हो गया, आज़ाद। इसी प्रकार जो है एशिया के और बहुत से देश जो आज़ाद हुए, चाहे वो चाइना है, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप के बहुत से देश हैं। तो वो सारे के सारे, ये वो टाइम था जब जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है जो मंच था उसके ऊपर इस प्रकार की जो है अवधारणाएं जन्म लेने लगी कि उपनिवेशों को अब क्या किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय उपनिवेश शासन के क्या था, अधीन था। और अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र क्या हो गए थे, बन गए थे। इसमें भारत का नाम भी मैंने आपको बताया है। तो IFM और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या, विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। इस कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर निर्भर नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में ब्रेटन वुड्स संस्थान विकसित देशों पर भी क्या देने लगे, ज़्यादा ध्यान देने लगे। और उसके बाद जो है दुनिया के अलग विकसित भागों के उपनिवेशों में भी जो पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे, उन राष्ट्रों को भी क्या किया गया, मजबूत किया गया। ये देखिए उपनिवेशीकरण के साल बीत जाने के बाद बहुत सारे नव स्वाधीन कौन था, भारत पूरा नव स्वाधीन था। अफ्रीका के सारे देश नव स्वाधीन थे। जो देश जो है ब्रिटेन फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व था, वहाँ के संसाधन, वहाँ की खनिज संपदा, जमीन पर ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनियों का नियंत्रण था। इस नियंत्रण को किसी भी कीमत पर छोड़ने को ये लोग क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे। क्योंकि वो अपने देश का क्या करते थे, इससे विकास करते थे। इसके लिए क्या हुआ, फिर उन नव राष्ट्र जो थे, जो अभी भी आज़ाद हुए थे, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था G77। ये देखिए आप, एक नई आर्थिक प्रणाली, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार आ जाता है। नियो से आप क्या समझते हैं, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। ये आवाज़ किसने उठाई थी, ये देखिए ज़्यादातर विकासशील देशों ने, जो 50 और 60 के दशक में जो है पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज़ प्रगति से कोई भी लाभ इनको नहीं हो रहा था। तो ये संगठित हुए NIEO से। आशय है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों का सही मायने में क्या मिले, नियंत्रण मिले, उन्हें विकास करने में आर्थिक सहायता मिले, कच्चे माल जो है सही दाम पे मिले, और उनके तैयार माल जो विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर क्या मिले, उनको
पहुंच मिले, ताकि वो भी अपने देश का क्या कर सकें, विकास कर सकें। और पहली बार जो है ब्रेटन वुड्स का क्या हुआ, समापन, और नए वैश्वीकरण की क्या हो गई, शुरुआत होगी। और ये किस लिए हुआ था, मुद्रा की जो दर थी वो अनियमित थी, जब भी चाहे जो है डॉलर की कीमत जो है क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। ये देखिए विनिमय दर जो थी वो क्या हो गई, विफल हो गई, और अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था क्या होगी शुरू। तो ये आज भी देखते हैं आप, हर रोज़ अखबार में अगर देखेंगे तो आज मान लीजिए डॉलर का भाव जो है रुपये के ऊपर अगर हम देखें तो हो सकता है 62 रुपये बिक रहा हो, अगले दिन आप पेपर में देखेंगे तो हो सकता है 62 रुपये 10 पैसे हो, उससे अगले दिन देखोगे हो सकता है 62 रुपये 50 पैसे हो, उससे अगले दिन देखोगे तो हो सकता है 61 रुपये 90 पैसे हो। इसको बोलते हैं अस्थिर विनिमय दर। जबकि पहले दर कौन सी होती थी, विनिमय स्थिर दर होती थी। तो ये सारा का सारा किसकी वजह से हो रहा था, वैश्वीकरण, ब्रेटन वुड्स का क्या हो गया था, समापन हो गया था। ये देखिए आगे हमें बता रहा है ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंक और निजी ऋणदाताओं से कर्ज लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा था। समय समय पर कर संकट पैदा होने लगा, आय में गिरावट आई और गरीबी बढ़ने लगी। अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका में यह समस्या क्या थी, सबसे ज़्यादा, और बेरोजगारी भी जो है बहुत बड़ी थी, और 70 के दशक के मध्य बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के वार जो प्रारंभिक वर्ष थे उसमें बेरोजगारी यही रही। तो चीन के अंदर 1949 में जो क्रांति के बाद अर्थव्यवस्था से अलग थलग था, परंतु चीन ने नई आर्थिक नीति और सोवियत खेमे के बिखराव और पूर्वी यूरोप और सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या बन गए, फिर अंग बन गए। और चीन के अंदर ये देखिए तुलनात्मक जो वेतन होता था वो क्या थे, कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों में अपना प्रभुत्व कायम करने की प्रतिस्पर्धा कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बाद जमकर निवेश करना क्या कर दिया, शुरू। इससे क्या हुआ, टेलीविज़न बने, मोबाइल फ़ोन बने और खिलौने। और चाइना का जो आप देखते हैं कि जो प्रौद्योगिकी माल होता है ये और देशों की अपेक्षा आज भी क्या होता है, कम होता है। ये नए शब्द आप ज़रूर यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर, ये दोनों ही मैंने आपको बता दी है। स्थिर कब होती है, देखो जब विनिमय दर स्थिर होती है उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को क्या करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। लचीली में क्या होता है, इस प्रकार की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और आपूर्ति के आधार पर अपने आप सरकार के हस्तक्षेप के बिना ही क्या होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। उसका एग्जाम्पल मैंने रुपये और डॉलर के बीच में जो समानुपाती जो अंतर था उसके जरिए आपको बताने का प्रयत्न किया है। उद्योगों में कम वेतन वाले देशों में ले जाने कारण वैश्विक व्यापार पूंजी का प्रभाव पर असर पड़ा, और पिछले 2 दशक में भारत, चाइना और ब्राज़ील देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरीके से क्या हो चुका था, बदल चुका था। और इस प्रकार ये पाठ जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके प्रश्न उत्तरों को हम ध्यान से देखेंगे। ये देखिए आप, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ था, ये अभी हमने पढ़ा था 1944 के अंदर, जो कहाँ पर हुआ था, हैम्पशायर के अंदर। खाद्य उपलब्धता की तकनीक के 2 उदाहरण हम इतिहास में बता सकते हैं, एक तो आलू वाला बता सकते हैं, एक मांस के निर्यात वाला हम कर सकते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। उसके बाद हमारे पास कॉर्न लॉ के बारे में, जो मक्के का जो निर्यात किया जाता था तो ब्रिटेन के लोग चाहते थे कि उसके ऊपर क्या लगाया जाए, आयात कर लगाया जाए। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना, ये भी हमने किया है। विश्व युद्ध के अंदर कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत हो गई तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, महिलाओं ने जो है काम करना शुरू किया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव भी हमने देखा कि उद्योग धंधे चौपट हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों की जो फसलें थी उनकी कीमतें क्या हो गई, गिर गई। उसके बाद फर्स्ट पर्सन हमारा है ये 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण बताइए, एक एशिया से देना और एक अमेरिकी उपमहाद्वीप से देना है। तो किस प्रकार आदान प्रदान होता था वो हमने देखा कि सथल मार्ग से भी हमारा व्यापार होता था, जलमार्गों से भी हम व्यापार करते थे। और बताइए कि पूर्व औद्योगिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रचार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। तो वो हमने देखा था वहाँ पर कि अफ्रीका के जो पशु मर गए थे और वहाँ पर इन्होंने इस प्रकार के नियम और कायदे कानून लागू कर दिए थे कि संपत्ति जो एक ही व्यक्ति के पास जाएगी, और उन लोगों को कहाँ पर धकेल दिया गया था, उद्योगों में। और बीमारियाँ अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा कि चेचक फैला, वो सारी की सारी बीमारी जो है यूरोपीय देशों से जाने वाले जो सिपाही होते थे उनके ज़रिए वहाँ पर क्या है, लग गई। ये सभी प्रश्न जो है आप बहुत अच्छे से जो है करेंगे, और इसी के साथ हमारे पाठ का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। थैंक यू बेटा।